फ्रेंड्स, क्या आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आइए आज हम देखते हैं दिसंबर 2012 ज्योग्राफी का तृतीय प्रश्न पत्र। इससे पहले हम दिसंबर 2012 के या जून के भी कुछ पेपर देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार संबंधित है ए या डी से? तो लिखा है डी से, नवजीव महाकल्प से। अर्थात जो भी स्थलाकृति हम देखते हैं अपनी तरफ फिजिकल में, लैंड फॉर्म जो भी हैं, उसका निर्माण कब हुआ है? नवजीव महाकल्प में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि यदि आप धूप वाली दोपहर को पुलिन पर समुद्र की ओर मुँह करके बैठें तो स्थानीय पवन ए या बी, कौन सा राइट आंसर है? बी। तो लिखा है समुद्र समीर प्रभाव के कारण समुद्र से आपकी ओर बहेगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, जल कण किस तापमान पर संघनित होते हैं? वो हैं ए या सी? तो लिखा है सी, उस बिंदु पर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है अब आपका 4 है, निम्नलिखित कथनों की जाँच कीजिए और सही कौन सा है ये बताइए। तो लिखा है पहला है वायुमंडलीय पवन कभी पूर्णतः शुष्क नहीं होती है, और सेकंड है जल कण वायुमंडलीय परिमाण का 4% तक अधिग्रहण कर सकते हैं। ए या सी सही आंसर कौन सा है? तो ए है, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है? ए या डी सही कौन सा है? तो लिखा है डी सही, शीतोष्ण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, अपोहा क्षेत्र जो उस क्षेत्र जहाँ की वो पाया जाता है के ढांचे से संबंधित नहीं है, क्या कहलाता है? ए या डी? तो लिखा है डी, ध्रुमाकृतिक अपोहा पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित सूत्र है ए 10 ए इक्वल प्रति मील समोच्च रेखा की संख्या मल्टीप्लाई समोच्च रेखा अंतराल अपॉन 3361 पर आधारित ढलान की परिगणना किसने की है? ए या बी? तो लिखा है ए, वेंटवर्थ ने की है। क्वेश्चन नंबर नीचे 8 है हमारे पास असर्शन और रीजन के साथ। लिखा है तल संतुलन के एजेंट के रूप में वायु का कार्य उतना व्यापक नहीं है जितना कि जल का होता है, क्योंकि यह विश्व के केवल मरुस्थल क्षेत्र में प्रभावी होती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और मृदा के कण उन्मुक्त होते हैं। तो सही कौन सा होगा? ए या बी? तो लिखा है ए, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। लिखा है चूना पत्थर की कंदराओं के उद्भव को दो चक्री सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए या डी? तो लिखा है आपका डी या ए? तो लिखा है ए, डेविस ने। लिखा है वे सब क्रियाएं जो स्थल मंडल की सतह को सर्वनिष्ठ स्तर तक ले आती हैं सामूहिक रूप से किस नाम से जानी जाती हैं? ए या सी? तो लिखा है ए, तल संतुलन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों की परावर्तित करती है जो कि पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर प्रेषित होती हैं? ए या बी? तो लिखा है बी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, 12 में क्या लिखा है? हिटले के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए या बी? तो लिखा है बी, भूमध्य रेखा तथा ध्रुव के बीच तापमान अंतर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13, और 13 में लिखा है निम्नतम एल्बिडो स्वीति श्वेत निम्नलिखित में से किसका हो सकता है? ए का या सी का? तो लिखा है सी का, ज्योति गई नम मिट्टी का, बहुत कम एल्बिडो। उसके बाद फिर से असर्शन और रीजन है। 14 में लिखा है भूमध्य रेखा के आसपास हरिकेन नहीं बन सकता है क्योंकि कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। तो ए या सी? तो लिखा है ए, सी है इसका आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, जब मकर रेखा के उदग्र चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है तो क्या होता है? ए या सी? तो लिखा है सी, आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए या बी? तो लिखा है बी, वाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर ज़्यादा होता है। भूमि पर कैसे हो सकता है वाष्पीकरण? एवेपोरेशन तो वाटर पे ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, मैच द फॉलोइंग है। लिखा है सही कौन सा होगा 17 का? ए या सी? तो लिखा है सी। यहाँ देखते हैं, लिखा है ध्रुव तापन जिसको सब्लिमेशन भी कहते हैं स्थिति बदलने के लिए प्रति ग्राम 660 कैलोरी अवशोषित करती है। हिमीकरण प्रति ग्राम 80 कैलोरी निर्मुक्त करती है। वाष्पीकरण अवशोषित ऊर्जा सतह से निकलने के लिए आवश्यक गति प्रदान करती है। संघनन ऊर्जा का निर्मुक्त होना। संघनन आई होप आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेलापवर्ती निक्षेप में शैवाल या काई से निकाले पदार्थ होते हैं और अधिकांशतः तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहा जाता है। ए या बी? तो लिखा है बी, ऊज सिंधु पंख। 19 है, सागर के सतही जल का औसत तापमान होता है। ए या डी? तो लिखा है डी, 18.6% 6 डिग्री सेल्सियस। तो सागर के सतही जल का औसत तापमान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं जो हैं ए या डी? तो लिखा है डी, अजीव और सजीव, बायोटिक नॉन बायोटिक या बायोटिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, भौगोलिक क्षेत्र में सभी
पारिस्थितिकीय तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं जिसे कहते हैं या सी, तो लिखा है सी बायोम। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक जलधाराएं भारतीय सागर की हैं, या डी, तो लिखा है डी एगुलहास जलधारा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, क्या कहता है, लिखा है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट किस कारण से अधिक लवणता सूचित करता है, ए या सी, तो लिखा है सी शुष्क मौसम की स्थिति से। क्वेश्चन नंबर 24 अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है, या डी, तो लिखा है डी लाल सागर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि हमारे पास समपारिस्थितिकी के बारे में कौन सा कथन सही है, ए या बी, तो लिखा है बी यह जीव समुदाय के जटिल अंतर संबंध का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 26 है जीवित तथा मृत जीवों द्वारा निर्मित जैव निक्षेप जो फटक के समान चट्टानी उत्थान बनाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, या सी, तो लिखा है सी भित्ति। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 27, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था, भूगोल या जर्मन, तो लिखा है सी भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय ने संभववाद लेकर आया था, पॉजिटिविज्म। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है, ए या डी, तो लिखा है डी उपयुक्त सभी ये सिद्धांत के समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 आ चुका है, नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के बीच नियमितता पर सर्वप्रथम किसने गौर किया, ए या सी, तो लिखा है सी ने और बास ने। क्वेश्चन नंबर 30 है भूगोल में आदर्शवाद के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है, ए या सी, तो लिखा है ए गुएल के। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 31, यह कथन की वो पद्धति जिसके द्वारा व्यक्ति उन लोगों जिनकी क्रियाओं को वह स्पष्ट करना चाहता है उनके सोच के बारे में पुनः विचार कर सकता है, मानव भूगोल में किसके दर्शन का संकेत करता है, या बी, तो लिखा है बी आदर्शवाद का। क्वेश्चन नंबर 32 है भूगोल की आत्मा एवं उद्देश्य के आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, ए या डी, तो लिखा है डी मातृकरण अथवा परिमाणन। क्वेश्चन नंबर 33 है वैज्ञानिक के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है, ए या सी, तो लिखा है ए ज्वारीय बल। क्वेश्चन नंबर 34 है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का उच्चतम घनत्व किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ने सूचित किया है, ए या सी, तो लिखा है ए चंडीगढ़ ने। क्वेश्चन नंबर 35 है यदि किसी क्षेत्र का आर्थिक भूदृश्य अपने सबसे बड़े शहर की 4.0 लाख की जनसंख्या के साथ केंद्रीय स्थान तंत्र के परिवहन सिद्धांत पर आश्रित है, अगले क्रम के छोटे शहर की जनसंख्या का आकार निम्नलिखित में से क्या होगा, ए या सी, तो लिखा है सी 1.0 लाख। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास कि क्षेत्रीय व्यवस्था आवास गृहों के प्रकार तथा अधिवास पैटर्न की अवधारणा को सर्वप्रथम सम्मिलित करते हुए अधिवास भूगोल को किसने परिभाषित किया है, ए या सी, तो लिखा है ए मिडजन ने। क्वेश्चन नंबर 37 है क्षेत्रीयपन विरलता में बसे देशों में उद्योगों का विकास धीमा होता है क्योंकि, ए या सी, तो लिखा है सी ए और बी दोनों की कुशल श्रम की कमी होती है और कम जनसंख्या उपयुक्त बाजार नहीं प्रदान कर पाती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, ए या सी, तो लिखा है ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39, लिखा है निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, ए या सी, तो लिखा है राइट आंसर ए जन्म दर उच्च होता है। क्वेश्चन में हमारे पास 40 आ चुका है, लिखा है किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शिखर संकीर्ण होता है, या बी, तो लिखा है बी विकासशील देश में शिखर संकीर्ण होता है, विकासशील देशों में आयु लिंग पिरामिड का। आइए देखते हैं नेक्स्ट, लिखा है 41, औद्योगिक भूदृश्य या औद्योगिक दृश्यभूमि के दिए आरेख में बाजार की कौन सी अवस्थिति इष्टतम है, ए या बी, तो लिखा है सेकंड। सेकंड में क्या है, ये लागत रेखा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 42, लिखा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो ए या डी, तो लिखा है डी तारामाई का संबंध ब्राज़ील से नहीं है, जबकि लाडांग का संबंध इंडोनेशिया से है, रे का संबंध वियतनाम से है, मिल्पा का संबंध मैक्सिको से है। ये आपको पता ही है कि स्तन खेती के नाम हैं अलग अलग कंट्री में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है ध्रुवीय क्षेत्र क्षेत्रीयपन से बसे होते हैं क्योंकि, ए या सी, तो लिखा है निम्न तापमान के कारण उपज तैयार होने का समय कम होता है। 44 है अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, ए या बी, तो लिखा है ए भारत। क्वेश्चन नंबर 45 है मैच द फॉलोइंग, आइए देखते हैं 45 में क्या है, ये देखते हैं क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं और उनकी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है, खेती से है, और गौण या द्वितीय क्षेत्र का संबंध है हस्तकरघा वस्त्र से, तृतीय क्षेत्र का संबंध परिवहन सेवाओं से, और चतुर्थ महाकल्प का कारोबारी संगठन से। उसके बाद 46 है फिर से मैच द फॉलोइंग है, कुछ औद्योगिक गतिविधि हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड कुछ उसके स्पष्टीकरण हैं, उसको एक्सप्लेन किया है। लिखा है प्रक्रमण प्रोसेसिंग गतिविधियाँ, मुख्य आगतें कच्चा माल हैं, विरचनाकारी गतिविधियाँ इनपुट्स आगतें प्रक्रमित वस्तुएं हैं, समाकलनात्मक गतिविधियाँ, तो लिखा है इनपुट्स प्रक्रमित वस्तुएं हैं, थोड़ा बदलाव आ रहा है। लिखा है प्रशासनिक गतिविधियाँ ना तो इनपुट्स और ना ही आउटपुट्स से जुड़ी होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रति इकाई कृषि के भूमि के संदर्भ में व्यक्त व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? या बी, तो लिखा है बी, इकाई घनत्व। क्वेश्चन नंबर 48, पादप तथा पशु जीवन के भौतिक निर्धारकों को मिलाकर वैश्विक पैमाने पर प्राकृतिक क्षेत्रों की शानदार योजना किसने प्रभावित की? ए या सी, तो लिखा है बी ने की है, हर्बर्टसन ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रूनीस ने मानव भूगोल के अनिवार्य तथ्य के रूप में किसका जिक्र नहीं किया है? ए या डी का, तो लिखा है डी का, विनिर्माण के तथ्य। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 50 है, 50 में लिखा है, निम्नलिखित कारकों में से मतदान व्यवहार को कौन सा कारक प्रभावित नहीं कर रहा है? ए या डी, तो लिखा है डी, भूजोत का आकार। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। हाँ, 47 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिखा है, पादप तथा पशु जीवन के भौतिक निर्धारकों को मिलाकर, आई थिंक ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 49, लिखा है, ब्रूनीस ने मानव जीवन के अनिवार्य तथ्य के रूप में किसका जिक्र नहीं किया है? ए या डी का, तो लिखा है डी, विनिर्माण के तथ्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, निम्नलिखित कारकों में से मतदान व्यवहार को कौन कारक प्रभावित नहीं कर रहा है? ए या डी, तो लिखा है डी, भूजोत का आकार से इलेक्शन का कोई रिलेशन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट 51, सामाजिक कल्याण का क्षेत्र सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए या सी, तो लिखा है सी, जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52, रिमलैंड सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी? ए या सी, तो लिखा है सी, स्पाइकमैन ने। तो फ्रेंड्स, अभी तक 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप 50 में से आपने को ज़्यादा से ज़्यादा 45 क्वेश्चन तो आए होंगे, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर नहीं आए हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो इसका राइट आंसर था 52 का सी, लिखा है 53 में, राजनीतिक भूगोल में हार्टलैंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए या सी, तो लिखा है ए, मैकिंडर ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54 आ चुका है, लिखा है, कार्यात्मक क्षेत्र किसके आधार पर निरूपित किया जाता है? ए या बी, तो लिखा है बी, अंतःक्रियाओं का क्षेत्र के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, लिखा है, भारत में शहरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए जनगणना में त्रिआधारी आरेख किसने प्रस्तुत किया? ए या सी, तो लिखा है सी, अशोक मिश्रा ने। फिर हमारे पास बुक्स हैं और उनके कुछ राइटर्स हैं। मैच द फॉलोइंग है, आइए देखते हैं। तो लिखा है, डब्ल्यू क्रिस्टल का संबंध है सेंट्रल प्लेसेस इन साउदर्न जर्मनी से, और VLS प्रकाश रॉय का संबंध है रीजनल प्लानिंग से। मजूर आलम एम डब्ल्यू खान का संबंध है मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद एंड इट्स रीजन से, और एम किसोल्म का संबंध है रूरल सेटेलाइट्स या रूरल सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज से। क्वेश्चन नंबर 57 है, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए या सी, तो लिखा है सी, मिश्रा राव एवं सुंदरम। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें देखा है अभी तक कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है ना, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लिखा है, जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2001 और 11 के बीच के काल के दौरान जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि किस राज्य में सूचित की गई है? ए या डी, तो लिखा है डी, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे परसेंटेज दिया है सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार में 2001 से 11 के बीच में। फिर 50 हमारे पास 9 है, और जलवायु प्रकार है कुपेन का वर्गीकरण लगता है। ठीक है, जलवायु वर्गीकरण बिल्कुल उन्हीं का है। तो आइए देखते हैं किसका संबंध किससे है। तो लिखा है यहाँ पर कि AW का संबंध है पश्चिम बंगाल एवं बिहार से, और AMW का संबंध मालाबार तट से है। BSHW का संबंध कर्नाटक का वर्षा छायांकित प्रदेश है, और BWHW का संबंध थार मरुस्थल से है। उसके बाद 60 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी टेल्टन नहीं बनाती? ए या सी, तो लिखा है सी, ताप्ती नदी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। 61 क्या कहता है ये देखते हैं। लिखा है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती है? ए या सी, तो लिखा है ए, झेलम नहीं बहती है। ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास 62 है, मैच द फॉलोइंग है, नदी है उनकी सहायक नदियाँ हैं। लिखा, कृष्णा का संबंध किससे है? भीमा से है। ब्रह्मपुत्र का संबंध तीस्ता से। गोदावरी का संबंध इंद्रावती से। यमुना का संबंध है चंबल से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 63, फिर से मैच द फॉलोइंग है, आइए देखते हैं। लिखा है, जलोढ़ मिट्टी का संबंध है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। काली मिट्टी का महाराष्ट्र से। मरुस्थल का संबंध राजस्थान से, और लाल मिट्टी का संबंध मेघालय से। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन से राज्य में जनवरी के महीने में न्यूनतम सामान्य तापमान दर्ज किया जाता है? ए या सी या डी? लिखा है डी में, फिरोजपुर में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65 आ चुका है, आइए देखते हैं 65 में क्या है। फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ दर्रे हैं और उनका रिलेशन है, तो हमें बताना है। सिप्पीला दर्रा, सिप्पीला दर्रा का संबंध किससे है? सिप्पीला दर्रा का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। नीति दर्रा का संबंध उत्तराखंड से है, और नाथुला दर्रा का संबंध सिक्किम से।
और बोमडीला संबंध का दर्रे का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस राज्य में, ए या सी में, तो लिखा है सी मिजोरम में। 67 में है, छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है, ए या सी, तो लिखा है ए, राजमहल पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा सही है, ये कहता है 1 2 4 डी सही है इसमें से। तो लिखा है 1 2 4 में क्या लिखा है प्रतिनिधि भिन्न के अंश हमेशा एक होता है, अंश हमेशा एक होता है। प्रतिनिधि क्षेत्र भिन्न के पैमाने में हर की इकाई हमेशा अंश की इकाई के समान होती है। और 4 लिखा है स्टेटमेंट स्केल उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर मानचित्र पर उपयुक्त पैमाना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 69 के, लिखा है यदि मानचित्र का प्रतिनिधि प्रभाग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/5000 है, जिसे 3 गुना कम किया गया है, तो छोटे किए गए मानचित्र में के लिए कौन सा RF सही है, ए या सी, तो लिखा है सी 1/15,000। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा सही है, ए या सी, तो लिखा है सिर्फ ए सही है। लिखा है भारत में नेशनल नेचुरल रिसोर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS का आधार IRS है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 71 आ चुका है, लिखा है निम्नलिखित जनसंख्या वितरण दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टेन डेगियर की पद्धति के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ए या सी, तो लिखा है सी, स्फेरस क्षेत्र दर्शाने के लिए पैमाने के घन वर्गों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, लिखा है किसान की जोत के के आकार के आधार पर उनकी आय के असमान वितरण के मापन के लिए कौन सी माप विधि का उपयोग किया जाता है, ए या सी का, तो लिखा है सी का, गिनी सूचकांक का। क्वेश्चन नंबर 73 आ चुका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, तो लिखा है ए या बी, तो लिखा है ए सही है कि ए और दो दोनों सही हैं, लेकिन थर्ड सही नहीं है। तो क्या लिखा है यादृच्छिक प्रतिचयन को संभाव्यता प्रतिचयन भी कहा जाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन यादृच्छिक सारणी की सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कुछ मानचित्र विधि हैं और उनका संबंध बताया गया है, आइए देखते हैं। तो लिखा है मानचित्र विधि कोरोक्रोमैटिक का संबंध प्रशासनिक मानचित्र से होता है, और वर्ण प्रतीकी का संबंध अक्षरों का उपयोग जैसे R का संबंध राइट से और W का संबंध रीड से होता है। सममान रेखा का संबंध समोच्च रेखा से और वर्णमात्री का संबंध होता है जनसंख्या का घनत्व से। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, समीपतम पड़ोस सूचकांक के अनुसार वर्ण के अनुसार पूर्ण एक रूप अधिवास वितरण के लिए अधिकतम मान क्या होगा, ए या बी, तो लिखा है बी 2.15। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है आपको ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, और वैसे भी आपको पता है हमारी लाइफ की जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमें बोरिंग ही लगती हैं ना, फिर वो चाहे एजुकेशन हो ना। तो फ्रेंड बाय द वे आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।